और राजनीति में खबरों को विस्तार जिस वक्त देंगे उस वक्त सबसे पहले बात करेंगे घुसपैठ पर। उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल है और बंगाल में क्या मॉडल है, ये दोनों मॉडल की अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी, उसके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगी। सबसे पहले दिखाता हूं आपको कि योगी मॉडल और ममता मॉडल में दोनों में क्या फर्क है। उन दोनों की तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, आप दोनों मॉडल का फर्क जरा समझिए बिंदुवार तरीके से। पहला मॉडल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। यूपी में मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बने दूंगी, ये कह रही है ममता बनर्जी। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। दूसरा, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट यूपी में नहीं बिछाया जाएगा, तो बंगाल में कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर कार्रवाई के खिलाफ, डिटेंशन सेंटर के खिलाफ वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। ये दोनों मॉडल का फर्क मैं समझा रहा हूं आपको कि योगी मॉडल में डिटेंशन सेंटर को लेकर के, घुसपैठे को लेकर क्या हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में ममता मॉडल क्या। यानी साफ है कि जहां यूपी के सीएम योगी हैं, वो देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बंगाल में सिर्फ वोट बैंक को सहेजने की कोशिश है। अब एक वानगी दिखाता हूं आपको कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध रोहिंग्या हूं, अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी हूं, उनको पहचान करके बाहर निकालने की तैयारी। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। यूपी में मिशन घुसपैठिया फुल एक्शन में। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, चाहे दिन हो या रात। योगी फोर्स हर शहर हर कस्बे की अवैध बस्तियों में रेड मार रही है और वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर रही है। लखनऊ की झुग्गी झोपड़ियों में छिपे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पहले ही राजधानी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पिछले 2-3 दिन से लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद इस मुहिम में जुटी। एक बार फिर मेयर मैडम ने झुग्गी बस्तियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। बांग्लादेशी रोहिंग्या की जबरदस्त घुसपैठ हो गई है और ये एक कैंसर है, और ये कैंसर आज से नहीं है, ये कैंसर कम से कम 20-25 साल पहले से है। और कैंसर का इलाज करने के लिए महाराज जी उतरे हैं। उन्होंने पत्र जनता को भी दिया है। जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते। जनता सरकार मिलकर के काम करे तो इनको 2 मिनट में बाहर कर दें। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा सीएम योगी के आदेश की तामील के लिए अब यूपी एटीएस भी एक्शन में आ गई है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के हर नगर निगम से सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। खबर के मुताबिक नगर निगम में 8000 से अधिक सफाई कर्मी एजेंसियों के ठेकेदारों द्वारा रखे गए हैं, जिसमें 5300 सफाई कर्मचारी और लगभग 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। जब सफाई कर्मियों से एनआरसी का फॉर्म मांगा गया तो 150 से ज्यादा कर्मचारी दूसरे दिन से नौकरी छोड़कर चले गए। ऐसे में यूपी एटीएस और पुलिस को इन पर शक गहरा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो झुग्गी झोपड़ियां इस वक्त लखनऊ के कई इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसी तरीके से वास करते हैं। और क्योंकि लखनऊ के मेयर ने इस मुहिम को छेड़ा था और जगह जगह पर झुग्गियों के बीच में जाकर उनसे ये कहा था कि अगर आपके पास एनआरसी का फॉर्म नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आपको अल्टीमेटम दिया जाता है और आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आरोप ये है कि ये अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी से घुसपैठियों को निकालने का अभियान शुरू होते ही अवैध बस्तियों में खौफ नजर आ रहा है। जहां भी घुसपैठियों की जानकारी मिल रही है, यूपी पुलिस की टीम वहां पहुंचकर उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में भी बीती रात सड़क किनारे बनी अवैध झुग्गियों पर योगी फोर्स ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां रहने वालों के दस्तावेजों की जांच की। पूरे जनपद में ये मुहिम चल रही है, जिसके तहत हम लोग बाहर से आए हुए ऐसे
कहीं से पलायन करे हुए या फिर कोई ऐसे घुसपैठिए जो कहीं और देश के हो सकते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि कहीं और अवैध गतिविधियां करते हों और यहाँ पे शरण ले रहे हों। तो उस सभी के से संबंध रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। योगी फोर्स ने घुसपैठियों को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर वैध दस्तावेज नहीं है तो यूपी छोड़ दें, वरना डिटेंशन सेंटर के लिए तैयार रहें। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घुसपैठियों पर योगी हो या ममता हो, उनके दोनों के पैटर्न तो हैं, लेकिन पैटर्न एकदम अलग हैं। अलग अलग स्टैंड पर पब्लिक क्या कहती है, अब जरा पब्लिक का रिएक्शन आप सुनिए। ममता बनर्जी साफ तौर पे कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप के लिए जमीन नहीं दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए, ये बंगाल सिर्फ बंगला का सरकार को नहीं है, ये भारत है। ये भारत में जगह नहीं देने से, जगह नहीं देने वाला तो हम लोग कोई है नहीं। जगह जरूर देना चाहिए, डिटेंशन कैंप जरूर होना चाहिए, सम्मान से यहाँ से भेजना चाहिए। आपका क्या विचार है, डिटेंशन कैंप होना चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए। हो या तो अगर इसके लिए जमीन नहीं दे रहे कोई, तो क्या करेगा केंद्र सरकार? कैंप में उसको रखना पड़ेगा, उसको खाना पीना है, उसके बाद उसको बिठाया जाएगा, तो बाद में पता चलेगा कौन सी देश के है। दादा, आपका क्या विचार है, डिटेंशन कैंप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर जमीन नहीं दे रहा तो कैसे होगा? जो देना पड़ेगा राज्य सरकार का। देखिए एक बात तो सही है, यहाँ तनातनी नहीं सनातनी चाहिए, गजवाई हिंद नहीं चलेगा, यहाँ पे भगवाई हिंद करना पड़ेगा। हमारा सेफ्टी सबसे पहले। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने के आदेश पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये भी सामने आना चाहिए। बाकी पार्टी क्या कह रही है, ये भी सामने आना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप जरा सुनिए कि भोपाल के हिंदू और मुस्लिम क्या कह रहे हैं। यदि इस देश का कानून मुझे इजाजत दे, सबसे पहले ममता को डिटेंशन सेंटर में भेजूंगा। सबसे पहले ममता को भेजना चाहिए वहाँ पे। ममता बनर्जी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाए क्या? ममता बनर्जी को डिटेंशन सेंटर भेजना चाहिए। उनकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी की जांच होना चाहिए कि वो किस खानदान से हैं, किस परिवार से हैं। भेजना चाहिए, सबसे पहले भेजना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के डिटेंशन सेंटर में बंद करके बांग्लादेश और बर्मा जहां से आए हिंदुस्तान में वहां डिपोर्ट किया जाएगा। और ये हमारी सरकार करके रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये एक राजनीतिक बयान है। इस राजनीतिक बयान में सभी अपने वोट बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर 12 राज्यों में SIR लाए थे तो बंगाल में क्यों नहीं लाए आपने? क्या आप बार बार जब आरोप लगाते हो कि वहाँ घुसपैठिए बंगाल से आते हैं, तो फिर आपने SIR क्यों लेकर नहीं आए? आएगा तो देखा जाएगा ना, जो घुसपैठी होगा वो बाहर होगा। लेकिन आप ये डराने का, धमकाने का, ये हर संभव जो प्रयास करते हैं वो नहीं होना चाहिए। यूपी में योगी फोर्स केवल घुसपैठियों के खिलाफ ही एक्शन में नहीं है, बल्कि अपराधियों पर भी कहर बनकर टूट रही है। आए दिन खबरें आती हैं कि यह तो बदमाश बुलेट की मार से लंगड़ा हो रहा है, वरना उसको भगवान के पास भेज दिया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे के भगवाधारी मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये वो संदेश है जिसने यूपी में अपराध की कमर तोड़ दी है। सर गलती होगी, रील बनाई, जब नहीं बनाऊंगा सर, माफ कर। अपराधी अगर यूपी में सिर उठाने की जरूरत करेंगे तो या तो ऑपरेशन लंगड़ा की जद में आएंगे और कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर ऑपरेशन क्लीन के तहत हिसाब बराबर कर यमराज के पास पहुंचा दिए जाएंगे। हर अपराधी का यूपी में यही अंजाम योगी ने तय कर दिया है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी कार्रवाई हुई पश्चिमी यूपी के शामली में। यहाँ 50,000 का इनामी समय दिन और सामा, जिसके अपराध काल का समय पुलिस ने समाप्त कर दिया। कई राज्यों की पुलिस जिस आरोपी को तलाश रही थी, देर रात वो यूपी पुलिस के एक्शन में ढेर हो गया। यूपी के शामली में मारा गया 50,000 का इनामी समयदीन सामा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई सामा की मौत। समयदीन और सामा पर 23 मामले थे दर्ज। यूपी और कर्नाटक में कई मामलों में था फरार। 9 mm की पिस्टल, 2 खोखा, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद।
दरअसल शामली में पिछले करीब 10 दिनों से सहारनपुर बॉर्डर के इलाकों में डकैतों का गिरोह एक्टिव हो गया था और उसके बाद पुलिस अलर्ट पर थी। सोमवार देर रात भी एक गैंग किसी बड़ी लूट को अंजाम देने की प्लानिंग कर ही रही थी। तभी मुखबिर से मिली जानकारी के बाद 3 थानों की फोर्स ने गैंग को घेर लिया। सामा मारा गया लेकिन बाकी साथी फरार हो गए। इसी तरह से पश्चिमी यूपी के ही मेरठ में योगी फोर्स ने बदमाश का इलाज कर दिया। गौकशी की फिराक में प्लानिंग कर रहे बदमाशों को जब पुलिस ने रोका तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायर करने की कोशिश की। इसके बाद एनकाउंटर में नवाबुद्दीन नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। थाना सरदना इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने गौकशी के उपकरण, मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद कर लिया है। आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इनके ऊपर फायर किया गया। इस दौरान एक आरोपी घायल हो गया तथा शेष 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पश्चिम के बाद बारी यूपी के बुंदेलखंड वाले हिस्से की। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से 25,000 का इनामी बदमाश फरार हो गया था। हत्या, चोरी, तस्करी, गैंगस्टर जैसे 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे और संयुक्त टीम की कार्रवाई में यूपी पुलिस की गोली से बदमाश अमित लंगड़ा हो गया। 24 घंटे के अंदर न सिर्फ इसको दोबारा गिरफ्तार किया गया बल्कि इसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो और इसकी घेराबंदी की गई, तब इसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लग गई। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और सीएम योगी के इस आदेश को लागू करने के लिए, यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की फोर्स लगातार एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी का एनकाउंटर मॉडल हिट है अपराध के खिलाफ, तो वहीं मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बुलडोजर से कहीं बुलडोज किया जा रहा है आरोपियों का, अपराधियों का घर, तो कहीं उनके अवैध अतिक्रमण को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। चाहे अपराधी हो या अतिक्रमणकारी या फिर अवैध कब्जाधारी, सबका एक ही इलाज, बुलडोजर। यूपी के सीएम का बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश से बिहार तक हिट। तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें जिसमें बुलडोजर फुल एक्शन में है। सबसे पहले बात बिहार के वैशाली की। अतिक्रमणकारियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो कब्जा गैंग में हड़कंप मच गया। एक्शन करने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसकी वजह से शहर में जाम की शिकायत थी। हालांकि लोगों का आरोप ये भी कि प्रशासन ने बिना नोटिस के एक्शन लिया। मेरे हिसाब से जब कुछ हमको पता नहीं है तो गलत है मेरे हिसाब से, पहले सूचित होना चाहिए था। तो नगर परिषद टीम का कहना यह कि नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण हटाया नहीं गया। चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो एक बार फिर होगी बुलडोजर कार्रवाई। नोटिस मिलते रहा पर कुछ समस्याओं के कारण हम लोगों ने उस समय तत्काल कुछ नहीं किया, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया हुआ कि नगर पालिका सिर्फ नोटिस देती है और कार्य नहीं करती है। तो ऐसा बात नहीं है, नगर पालिका नोटिस भी देती है, नगर पालिका सूचना भी देती है और नगर पालिका काम भी कराती है। उधर बिहार में कब्जा गैंग पर बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में दुष्कर्म के आरोपी अहमद के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अलीराजपुर के जोवट में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोप में प्रशासन ने एक्शन लिया। आरोपी अहमद के अवैध निर्माण को बुलडोज किया तो 2 आरोपियों के मकान पर नोटिस लगा दिए और लाल निशान लगा दिए।
प्रशासन और पुलिस की टीम लव जिहाद के मुख्य आरोपी अहमद काजी के मकान पर पहुंची थी और अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंची थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो नगर पंचायत की टीम पहुंची थी, उन्होंने केवल सिर्फ इतना हिस्सा ही सिर्फ अहमद काजी के मकान का तोड़ा है। जो मेन रूप है, जो ये चिन्हित जो लाल निशान लगे, यहाँ से लेके तो आगे पीछे तक नगर पंचायत ने इसे अतिक्रमण में माना है। अहमद की करतूत से इलाके के लोग काफी भड़के हैं। प्रशासन से आरोपी अहमद के खिलाफ और सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आदिवासी समाज की लड़की को, अपने हिंदू समाज की लड़की को मोमेडन ने ऐसा काम करा है, तो ये पूरा ही टूटना चाहिए मकान। इतने से तोड़ने से कुछ नहीं होता है। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हिंदू लड़की पर हुए अटैक के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। आरोपी अब्दुल के खिलाफ पोस्टर लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। अब्दुल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मांग ये कि अब्दुल के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई दरअसल आरोपी अब्दुल ने धर्मांतरण की साजिश में नाकाम रहने के बाद हिंदू लड़की के घर में घुसकर हमला किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना में संलिप्तता पाए जाने पर कठोरतम धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। गहनता से विवेचना की जा रही है। अग्रिम कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी अब्दुल इस वक्त 25,000 रुपए का इनामी है, तो जाहिर है कि अब्दुल ने अगर योगी फोर्स से आंख मिचौले बंद नहीं की तो बुलडोजर एक्शन वहां भी जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी माफिया हो, अपराधियों उन पे कोई रियायत बरतते रही है। एक और मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, कैसे क्लियर मैसेज यूपी में दिया जा रहा है माफियाओं को, या ऐसे अपराधियों को जो कि प्रदेश में लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं। ये मेरे पीछे के एक चेहरा पहचान रहे हैं और उसके अलावा ये 3 और चेहरे जिनको कि अतीक का 3 मोहरे बताया जा रहा है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम है जो पिछले 2 साल से फरार है। गुड्डू बमबाज अतीक के दूसरे गुर्गों को बिलों से निकालने की तैयारी है ताकि इनका हाल वही हो जो एक अपराधी का होना चाहिए। माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है। आप देख रहे होंगे, आप कोई जेल में, कोई जहन्नुम में। प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज योगी फोर्स के डर से फरार है, मगर योगी ने अतीक अहमद के इस खास गुर्गे का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे 5-5 लाख के इनामी 3 शूटरों गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत की गई है। सीएम योगी जो कहते हैं करते हैं। सीएम योगी ने माफिया को मिटाने का प्रण लिया था। यूपी में गुंडों और बदमाशों को मिटाने के लिए एक्शन जारी है। इस बार टारगेट पर है अतीक का भगोड़ा बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसने दिन दहाड़े बमों की बारिश कर राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। 24 फरवरी 2023 को गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज में माफिया अतीक अहमद के शूटरों ने वकील उमेश पाल के साथ साथ उनके 2 सरकारी गनर को भी मार दिया था। इस हत्याकांड ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। इस हत्याकांड के बाद योगी की फोर्स ने वारदात में शामिल माफिया अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम और उस्मान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। लेकिन सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पिछले 2 साल से फरार हैं। योगी की पुलिस गुड्डू को सरगर्मी से तलाश रही है। पुलिस ने करीब 2 साल पहले भी गुड्डू समेत तीनों के घरों में कुर्की की कार्रवाई की थी। बावजूद इसके अभी तक तीनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तीनों की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी है। अब एक बार फिर पुलिस ने गुड्डू के घर पर नोटिस चिपका दिया है और दोबारा कुर्की की तैयारी है। गैंगस्टर मामले में जो फरार अभियुक्त हैं, उनके घर पर एक बार फिर से कुर्की की जो नोटिस है वो चस्पा हुई है। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं, ये अरमान का घर है जो उमेश पाल शूट आउट में अभियुक्त है, 5 लाख रुपए का इनामी है। इसके घर पर शूट आउट मामले में ही पुलिस ने सबसे पहले कुर्की की कार्रवाई की थी और दूसरी जो कार्रवाई की नोटिस है वो भी पुलिस की तरफ से चस्पा कर दी गई है। ये जो नोटिस है गैंगस्टर मामले की है, यानी दूसरी बार अरमान के घर पर कुर्की की जो नोटिस है वो चस्पा कर दी गई है। पिछले 2 सालों से गुड्डू बमबाज बिल में छुपा है। उसकी तलाश में योगी पुलिस ने दिन रात एक कर रखे हैं। बस अब कुछ दिनों का इंतजार है।
जब गुड्डू बमबाज पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की नहीं बल्कि बंगाल के अंदर होने जा रहे मिशन बाबरी मस्जिद की, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है टीएमसी से एक्सपेल्ड सांसद का, एक्सपेल्ड विधायक का। एक तरफ हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के चंदे के लिए बारिश हो रही। हुमायूं कबीर का दावा यह है कि 3 दिनों के अंदर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। जो अकाउंट में ऑनलाइन में आया 2 करोड़ 70। ये हुमायूं कबीर जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद का बीड़ा उठाया। दावा यह कि नई बाबरी के लिए करीब 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। निर्माण कब शुरू होगा तारीख फाइनल नहीं, लेकिन पैसे की बारिश हो रही है। बाबरी मस्जिद निर्माण की कमान संभालने वाले टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर को 3 दिनों में 2 करोड़ 71 लाख रुपए का चंदा मिल चुका है। बाबरी के लिए मिले चंदे का वीडियो सामने आया। नोटों से भरे हुए बक्से हैं। इस वीडियो को हुमायूं कबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दावा यह कि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 2 करोड़ 71 लाख रुपए जमा हुए हैं। कैश में मिले चंदे को गिनने के लिए कई लोगों को लगाया गया। अभी कई दान पेटियां खुली ही नहीं है और 65 लाख रुपए से ज्यादा कैश रकम जमा हो चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जहां बाबरी की नींव रखी गई, वहां 6 दिसंबर को डोनेशन बॉक्स लगाए गए जिनमें लोगों ने भरपूर चंदा दिया। जो अकाउंट में ऑनलाइन में आया बेला 12 बजे तक 2 करोड़ 75 लाख कुछ आया 12 बजे तक। फिर रात में इंफॉर्मेशन ले लूँगा वो मेरा। और कैश वाला दादा? कैश बेला कल शाम तक जो काउंट किया वो 67 लाख 75,000 हुआ। सवाल ये भी कि क्या नई बाबरी के लिए विदेशों और अरब देशों से चंदा आ रहा है, क्योंकि हुमायूं ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद को बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि अब तक विदेशों से कितना चंदा आया उसको लेकर हुमायूं कबीर ने कुछ साफ नहीं किया। विदेशी से फंड देने के लिए मुझे बहुत फोन आया, लेकिन वो ले पाया नहीं। बाहर से फोन डायरेक्ट तो अकाउंट में लेना चाहिए, तो अकाउंट के बाहर से फंड देने का मेरा सिस्टम मुझे भी मालूम नहीं है। वो बैंक मैनेजर चीफ मैनेजर को साथ बात किया, वो बोला वो जो एक्टिविटीज करना पड़ेगा बाहर से कोई फंड लेने के लिए वो कल 12 से 1 बजे तक होगी। हैरानी की बात यह कि जिस अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया वहां बनने वाली मस्जिद के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। वहीं हुमायूं कबीर का प्लान एक नहीं बल्कि बंगाल में ही 3 बाबरी का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की जमीन पर बाबरी की ईंट नहीं बल्कि मजहबी नफरत की वो दीवार खड़ा की जो एक और विध्वंस का इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर गोवा में एक नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद जिसमें 25 लोगों की मौत हुई, देश भर में असंख्य सवाल थे। उस क्लब के ओनर को लेकर के कई सवाल थे कि उनके ऊपर एक्शन कब होगा, लेकिन एक्शन की बात तो बहुत दूर रह गई। अब एक्शन हो तो कैसे, क्योंकि उसके दोनों के दोनों मालिक इस देश से फरार हो चुके हैं। और आप जरा सोचिए कि दोनों देश से बाहर गए तो कैसे। देश से बाहर गए उसी इंडिगो एयरलाइंस के सहारे जो पिछले 7 दिनों से हजारों लोगों को एयरपोर्ट पर अटकाए हुए। इनके वापस जाने के बाद एजेंसी जागी, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन आज सड़क से लेकर सदन तक इन दोनों के बाहर भागने को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स, उनको आज भारत लाया जा सकता है। जब एयरपोर्ट पर आम लोग परेशान थे, तब लूथरा ब्रदर्स इंडिगो के मेहमान थे। जिस क्लब में गई कई लोगों की जान, उनके लिए खास विमान। अब जरा सोच के देखिए कि जिस फ्लाइट के लिए इंडिगो ने दुनिया भर में भारत की फजीहत कराई, जिस फ्लाइट के लिए हजारों लोग एयरपोर्ट पर कई दिनों तक परेशान रहे, आज भी हैं।
जिस फ्लाइट के लिए लोग कई दिनों तक एयरपोर्ट पर लाइनों में लगे रहे, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद जिस इंडिगो ने कहा, जो इंडिगो नियमों और टेक्निकल कमियों का हवाला दे रहा था, जिसको यात्रियों का रिफंड करने में इतना वक्त लग गया, जिसने हजारों लोगों का जीना हराम कर दिया, जिसने खुद की कमियों, खुद की मनमानी की वजह से लोगों को प्रताड़ित किया, जिनकी कमियों की वजह से एक व्यक्ति की एयरपोर्ट पर मौत हो गई, उसी इंडिगो ने 25 लोगों की मौत के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आग लगने के कुछ घंटों में थाईलैंड के फुकेट पहुंचा दिया। जिसके बाद इंडिगो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जांच की मांग हो रही है, लेकिन 60% से ज्यादा के मार्केट शेयर पर बैठी इंडिगो की मनमानी पर कोई असर नहीं। अब सरकार ने इंडिगो की लापरवाही और लूथरा ब्रदर्स दोनों पर शिकंजा कसने की तैयारी की। क्लब में हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स फुकेट पहुंचे, तब एजेंसीज को पता चला, जिसके बाद अब इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वैगेटर में सौरभ और गौरव लूथरा की रोमियो लेन बीच शैक को गिराने का आदेश दिया। ये रोमियो लेन कैफे जो है लगभग 5 से 6 साल पहले खुला है, काफी नया है ये कैफे लूथरा ब्रदर्स का। मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा सवाल यही था कि जिस तरह की आग गोवा में लगी, क्या दिल्ली के किसी और कैफे में ऐसी आग लगती है? तो सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है या नहीं, ये समझने जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले जो हमने देखा, सौरभ इस तरफ आइए, ये तो हमने कैफे का एक हिस्सा दिखा दिया, ये हिस्सा दिखाना बहुत अहम हो जाता है। हम लाइव अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि लिफ्ट कितनी छोटी है। ये लिफ्ट यहाँ पर खुलती है, जरा सोचिए, यहाँ पर लिकर भी परोसी जाती है। रात को 1 बजे तक कैफे चलता है, मान लीजिए कोई भगदड़ मच जाती है, ये लिफ्ट, इसमें एक साथ 3 लोग से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं। क्लब में आग के बाद मालिक लूथरा ब्रदर्स भाग गए, जबकि 5 कर्मचारियों ने हादसे के बाद अपनी जान गंवा दी। जो बचे हैं वो एजेंसीज के रडार पर हैं। कुछ की गिरफ्तारी हुई तो कुछ से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने क्लब के ऑपरेशन स्टाफ भारत कोहली को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया। सीजीएम राजीव मॉडर, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने क्लब चेन की 2 अन्य प्रॉपर्टीज को सील किया। दोनों प्रॉपर्टीज विवाद में थी। गोवा सरकार ने सोमवार को इस हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच समिति बनाई। गोवा सरकार ने नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार और इवेंट वेन्यू के लिए नई एडवाइजरी जारी की। ये मुख्य दरवाजा है, एक बार कोशिश करता हूँ कि शायद कोई अंदर हो, लेकिन ये बंद है, गेट ये बंद है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए जो यहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो गेट बंद है। कितने बजे का समय आपने बताया, कितने बजे खुलता है ये? 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे स्टाफ सारा आता है। वैसे इस अग्निकांड के बाद क्या इसे बंद किया गया? पुलिस, आप बताया कि पुलिस कई बार आ चुकी है यहाँ पे। हाँ, आती है, अपनी इंक्वायरी करके चले जाते हैं। लेकिन इंडिगो की मोनोपोली और मनमानी के साथ क्लब हादसे के बाद मालिकों का विदेश भाग जाना देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। अब कई सवाल ये कि आग लगने के बाद लूथरा ब्रदर्स कैसे बच निकले? क्या एजेंसीज ने भागने के बाद तलाश शुरू की? इंडिगो को लूथरा ब्रदर्स के बारे में क्या जानकारी थी? लूथरा ब्रदर्स से बच निकलने में इंडिगो का क्या रोल है? हादसे पर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। कप सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था। पहले नीरव मोदी उड़ गए थे, उससे पहले दूसरे मोदी उड़ गए थे, अब लूथरा जी उड़ गए तो क्या बड़ी बात हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? पूछना चाहती हूँ गोवा की पुलिस ने लुकआउट नोटिस क्यों पहले जारी नहीं किया? क्यों उनको भागने का मौका दिया गया? हालांकि देखना होगा कि लूथरा ब्रदर्स विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह बच निकलते हैं या फिर भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नीतू झा और नोएडा से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ब्रजेश तिवारी और नीतू झा की रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन गोवा के जिस क्लब में हादसा हुआ या अग्निकांड हुआ, उसका मालिक सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में उतरा, जिसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में जगह मिली। 2016 से लेकर अब तक रेस्टोरेंट बार के कई अवार्ड मिले और इसलिए इनके जो कारोबार का पूरा लिस्ट है, अब जरा देखिए। भारत के 22 ऐसे शहर हैं जहां ये फैल चुका है। 4 ऐसे देश हैं जहां अलग अलग इनके रेस्टोरेंट।
हाई प्रोफाइल ब्रांडिंग की वजह से बिजनेस बढ़ा। आउटलेट्स पर ऑर्गेनिक कॉकटेल के लिए फेमस है, लेकिन नाइट लाइफ का इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद ये बिजनेस कभी भी टूरिज्म एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं रहा। 2016 में सौरभ लूथरा ने नौकरी छोड़ी, दिल्ली में रोमियो लेन नाम का पहला रेस्टोरेंट खोला और लूथरा ब्रदर्स अब रोमियो लेन, बर्च बाय रोमियो लेन, मामस बुवॉय और बीइंग जीएस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट तो यह भी कहती हैं कि लूथरा ब्रदर्स की सालाना कमाई है लगभग 200 करोड़ रुपए या शायद उससे भी ज्यादा। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा वो भोपाल में लूथरा रेस्टोरेंट पहुंचे और मौके पर हालात की तस्दीक करने के साथ उसके कुबेर लुक का जायजा भी लिया। अब देखिए जरा, ये देख लीजिए, ये बड़ा चमचमाता आपको ये डिस्को पब एमरेस्ट्रो आपको नजर आएगा। ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा है और ऐसे ही गोवा में जो सौरभ और गौरव लूथरा हैं उनका हुआ करता है। ये देख लीजिए, मैं खोल रहा हूँ इसके अंदर और इसमें चेक करने की कोशिश करूंगा। यही वो जगह है। कोई है क्या अंदर? आप हैं क्या? ये बताइए, क्या मैनेजर हैं आप? क्या है? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये बताइए, सौरभ और गौरव लूथरा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? आप क्या करते हैं यहाँ पर? क्या करते हैं? मैं हाउसकीपिंग। आप जानते हैं गौरव सौरभ लूथरा को? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं मेरे मालिक को जानता हूँ। मालिक, ये तस्वीर आप देखिए, जो गौरव सौरभ लूथरा हैं, गोवा में आगजनी के घटना के बाद 25 लोग मारे जाते हैं। वो इंडिगो के फ्लाइट से विदेश भाग जाते हैं और ये उन्हीं की एक चैन है। और यहाँ पर हालांकि ये फ्रेंचाइजी पर उन्होंने दे रखा है, एक इन्होंने ये बोर्ड लगा रखा है। इसमें 3 नंबर के कॉलम को पढ़िए। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी का दावा कर रहे हैं। कैसी सिक्योरिटी? गोवा में लोग जिंदा जल गए, मर गए और ये इंडिगो से विदेश भाग गए और इंडिगो को लेकर लोग भड़क गए। आम लोग कह रहे हैं हमें फ्लाइट नहीं मिल रही है और सौरभ गौरव लूथरा को ये भाई बिठा के और विदेश छोड़ने जा रहे हैं। अब आपको सीधा ले चलता हूं पड़ोसी मुल्क के हालात दिखाने के लिए। पाकिस्तान, जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने घुसपैठ के लिए एक नया तरीका चुना है। वो नया तरीका क्या है? नया तरीका यह है कि आसिम मुनीर, उसकी सेना और आतंकी घुसपैठ कराने के लिए आग लगा रहे। जितने सेंसर्स लगे हुए हैं उनको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे हमारी सेना उनके हर एक ऐसे तरीके को खत्म कर रही है, नेस्तनाबूद कर रही है, इस रिपोर्ट में उसकी तस्दीक दिखाता हूं। बीएसएफ के जवान जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं। एलओसी पर जंगलों में आग, आतंकियों का हथियार, बॉर्डर की सुरंग में ब्लास्ट, घुसपैठ की नई चाल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना नफरती सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उसके बाद हर दिन भारत के खिलाफ नई साजिश की जा रही है। इस नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आतंकियों को खुली छूट दी। जो आतंकी बॉर्डर पर मुनीर की फौज के साथ मिलकर घुसपैठ की नई तकनीक अपना रहे हैं। आसमान में उठता ये धुआं जंगलों में लगी आग नहीं, पाकिस्तानी घुसपैठ की नई साजिश है। एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां तैनात आतंकियों ने जंगल में आग लगा दी ताकि भारतीय सीमा के अंदर बिछी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक लैंडमाइन एक के बाद एक फटती जाए। 48 घंटों से दर्जनों लैंडमाइन ब्लास्ट हो चुकी हैं। आग की लपटें भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच रही हैं। इस वक्त हम सांबा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू फ्रंटियर जो बीएसएफ का है उसके एक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं और पैनी नजर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर रख रहे हैं। अगर सामने पार की अगर बात करेंगे तो जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका बिल्कुल ये तारबंदी के उस पार का जो इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका है, जहां पर बीएसएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से इस वक्त नजर जो है वो टिकाए हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। ये पार घास और सरकंडा आप देख रहे हैं, इस सरकंडे का फायदा उठाकर पाकिस्तान घुसपैठ करने का प्रयास जो है वो करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से जो बीएसएफ के जवान हैं वो विफल बनाने के लिए पूरी तरह से यहां पर तैयार हैं। हालांकि सेना और एजेंसीज हाई अलर्ट पर, क्योंकि सर्दियां शुरू होने के बाद बर्फ जमने से कई रास्ते बंद हो जाते हैं और एलओसी पर सिर्फ एक रास्ता बचता है, जंगल वाला रास्ता। और लिहाजा इस बार आसिम मुनीर के फौजी और आतंकियों ने यही तरीका अपनाया, आग लगाओ, लैंडमाइन ब्लास्ट करवाओ और फिर अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर आतंकियों को भारत में दाखिल करवाओ। क्योंकि आग से भारतीय सीमा में बिछी हजारों लैंडमाइन फट जाती हैं। इससे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड यानी AIG में सुराख बन जाता है, वायर फेंसिंग जल जाती है,
सेंसर खराब हो जाते हैं और घुसपैठ आसान हो जाती है। बॉर्डर पर आग को लेकर भारत गंभीर है। पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल बातचीत हुई। हॉटलाइन पर सख्त चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा आग लगी तो मुंहतोड़ जवाब होगा। इसी बीच खबर यह कि पाकिस्तान के 100 आतंकी भारत में घुसने के फिराक में 69 लॉन्च पैड पर अपने साथियों के साथ एक्टिव है। ये लॉन्च पैड एलओसी के पार घने जंगलों में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने एलओसी के साथ आईबी पर एंटी टनल ड्राइव शुरू कर दी। इसके तहत बॉर्डर इलाकों में गश्त बढ़ाई गई, हाईटेक कैमरे लगाए गए, सुरंगों को ढूंढा जा रहा है, सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत उसके हर नापाक मंसूबे पर नजर बनाए, लिहाजा आतंकियों के लिए रास्ता बनाना अब पाकिस्तान को और महंगा पड़ने वाला है। जम्मू से रवि शर्मा के साथ जी मीडिया। पाकिस्तान में लेकिन कोहराम है, सेना हो, आवाम, पार्टीज हो, ये सब कुछ आसिम मुनीर की मुखालफत में। गली गली में मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी है और उसके पीछे की वजह है इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया। मुनीर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ताकत बन गया और लग रहा है जैसे पाकिस्तान में अब तख्ता पलट कंफर्म हो चुका है। ये पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के आगे शहबाज शरीफ के सरेंडर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का खलीफा बन गया है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की रौबदार परेड की तस्वीरें देखी। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क में हुक्म जारी किया है कि देश विदेश में जहां भी मुनीर के आलोचक होंगे उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। इसी के तहत पाकिस्तान ने ब्रिटेन से डील की है। पाकिस्तान ब्रिटेन से कारी अब्दुल रऊफ और आदिल खान जैसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के दोषी सदस्यों को वापस लेने को तैयार है, बशर्ते ब्रिटेन 2 हाई प्रोफाइल एंटी आसिम मुनीर राजनीतिक विरोधियों को पाकिस्तान को सौंप दे। इन 2 लोगों के नाम हैं शहजाद अकबर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक थे, और आदिल राजा, पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी जो कि आसिम मुनीर के खिलाफ विसल ब्लोअर बन गए। पाकिस्तान की गली गली में चर्चा तेज है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही कायम होने जा रही है। क्या पाकिस्तान में अब तानाशाही कंफर्म है? पाकिस्तान में आज की तारीख में आसिम मुनीर ही सब कुछ है। न सिर्फ पाकिस्तानी राष्ट्रपति से ज्यादा हैसियत वाला, बल्कि देश का संविधान भी उसके आगे बौना है। आज मुनीर के कारण परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के हालात इतने भयावह हैं कि आवाम को कल की जिंदगी पर भरोसा नहीं है। मुल्ला मुनीर की पाकिस्तान में ताकत यह है कि संविधान संशोधन करवाकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया। पाकिस्तान में इसे संवैधानिक तख्ता पलट कहा जा रहा है। इससे पाकिस्तान पर हमेशा के लिए मिलिट्री का दबदबा कायम हो गया है। संविधान संशोधन के बाद पाकिस्तान में अब कोई संविधान ही नहीं बचा, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसने आसिम मुनीर को सबसे ऊपर बैठाकर खलीफा बना दिया है। मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर तक की मार भूल गया है। अपनी सरकार के सिर पर बैठकर मुल्ला मुनीर ने फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद अपने आधिकारिक समारोह में भारत को एक बार फिर ललकारा।